जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो कि आपके सीटेट एग्जाम जो आपका जुलाई में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। भारोत्तोलकों को सामान्यतः अधिक मांसपेशियां और शरीर द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें एक ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से समृद्ध होता है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों कि यहाँ पे तो भारोत्तोलकों को समानता अधिक मांसपेशियां और शरीर द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो भोजन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें प्रमुख पोषक तत्व के नाम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी खनिज, ये सभी क्या होते हैं, प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट और वसा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो, दोनों ही शारीरिक ऊर्जा या ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद जो होता है मोनोसाइक्राइड होता है और यह जो होता है ऊर्जा देने के काम करता है। यह फलों, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाला शर्करा स्टार्च होता है। वहीं अगर हम बात करें वसा की तो यह ऊर्जा के भंडारित स्रोत के रूप में कार्य करता है। और वसा के प्रमुख स्रोत जो है तेल है, घी है, मक्खन है, दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस में जो है वसा पाया जाता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें विटामिन की तो ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, वे सुरक्षात्मक भोजन है। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से प्रत्येक हमारे शरीर में एक अलग कार्य जो है वो करता है। तो भारोत्तोलकों को सामान्यतः अधिक मांसपेशियां और शरीर द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। तो उसके उद्देश्य के लिए उन्हें क्या करता है, प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, और प्रोटीन यह मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। दोस्तों इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा रहा है। इस प्रश्न में है कि रेखा की माँ जो है प्रतिदिन तालाब से एकत्रित पानी में डैश फिटकरी मिलाती है। तो रेखा की माँ करती क्या है दोस्तों, प्रतिदिन वो तालाब से पानी एकत्रित करती है और उस पानी में फिटकरी को मिलाती है। इसका मतलब क्या है, क्यों फिटकरी मिलाती है? तो हल्के निलंबित अशुद्धियों को अपसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए, पानी को रंगहीन करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बता दें आप सभी को कि फिटकरी का उपयोग क्यों करती है। तो फिटकरी, जिसे एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है, को पानी में मिलाया जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में मदद मिल सके। कहने का मतलब है कि जो निलंबित औषधियाँ हैं, जो अशुद्धियाँ उसमें मिली हुई हैं पानी में, उसके निष्पादन या उसको दूर करने में जो है वो मदद मिल सके। फिटकरी एक प्रकार की सार्वभौमिक स्कंदन है। यह प्रक्रिया के माध्यम से इसमें निलंबित मिट्टी के कणों को अस्थिर कर देता है, जिसे स्कंदन के रूप में भी जाना जाता है। फिटकरी को जब पानी में मिलाया जाता है तो यह निलंबित कणों से जुड़ जाता है और अपने आकार को बढ़ाकर एक फ्लोक बना लेता है। आकार और वजन में वृद्धि के कारण यह झुंड कंटेन करके तल में जो है निक्षेपित हो जाता है। मतलब पानी जो होता है, जो गंदगियाँ होती हैं और पानी के और जो भी जिस कंटेनर में पानी रखा है तो उस कंटेनर के नीचे की तरफ जो है अशुद्धियाँ जो हैं वो बैठ जाती हैं। ठीक है, तो यही काम होता है फिटकरी का। तो हल्की निलंबित अशुद्धियों को अवसादित करने के लिए जो है वो फिटकरी जो है पानी में मिलाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस प्रश्न पूछा रहा है कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? देखिए, खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को यहाँ पे पढ़ाना है और उसके लिए पढ़ाने के लिए छात्रों की अधिकतम भागीदारी हो, मतलब अधिक से अधिक जो छात्र हैं उसमें भागीदारी लें। तो इसके लिए कौन सी शिक्षण की रणनीति है जो सबसे अधिक क्या होगी, प्रभावी होगी? तो छात्रों को विभिन्न आवासों में संचालित होने वाले संभावित खाद्य श्रृंखलाओं का पता लगाने के लिए कहना, छात्रों से इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों की नकल करने के लिए कहना, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चित्रित करने के लिए, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें प्ले कार्ड बनाना। तो खाद्य श्रृंखला की यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोस्तों शिक्षण रणनीतियाँ उन विधियों को संदर्भित करती है
जिनका उपयोग छात्रों को वांछित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को सीखने और भविष्य में प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को विकसित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य श्रृंखला की अवधारणा पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी हो, उसके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण नीतियाँ दोस्तों बता दें आप सभी को, प्रत्यक्षीकरण, कक्षा में सिखाई गई जानकारी को सुरक्षित करने या संसाधन करने का एक शानदार तरीका होता है, जैसे चार्ट बनाना या ताश खेलना। बिल्कुल, जब छात्र जो है दृश्य माध्यम से जानकारी का उपभोग करते हैं तो इससे उन्हें जो कुछ भी सीखा उसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है। और यह रणनीति कक्षा में मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को चल रहे पाठ को स्पष्ट, सरल और व्यवस्थित तरीके से देखने में भी मदद मिलता है। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चित्रित करने के लिए जीवों के प्ले कार्ड बनाने जैसे प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है। तो कभी कभी भेदभाव आपके विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक छात्रों की क्षमताओं के आधार पर कार्यों को आवंटित करके अपने शिक्षण में अंतर कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र जो है वो पीछे न रह जाए। तो छात्रों को विभिन्न आवासों में संचालित होने वाली खाद्य श्रृंखलाओं का पता लगाने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। तो विद्यार्थियों से ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई खाद्य श्रृंखलाओं के उदाहरणों की नकल करने के लिए कहना, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चित्रित करने के लिए जीवों के व्यवस्थित करने के लिए प्ले कार्ड बनाना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने दोस्तों। इस प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका जो है। इसमें से खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन से? भूनना, तलना, सेकना, भाप से पकाना। तो इसमें से खाना पकाने का सबसे अच्छे तरीके की बात की जा रही है। भूनना, तलना, सेकना, भाप से पकाना सभी क्या है? खाना पकाने के तरीके हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका दोस्तों क्या है? भाप से पकाना। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह के खाना पकाने की तकनीक में भोजन तरल के ऊपर पकाया जाता है और वास्तव में ये जलमग्न नहीं होता, जिसका अर्थ है कि अधिकांश पोषक तत्व जो है भोजन में ही बने रहते है। यह खाना पकाने का सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा तरीका माना था, क्योंकि दोस्तों भाप से पकाने में ये होता है कि जो भी पोषक तत्व रहते हैं भोजन के, वो भोजन में ही मौजूद रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो वहीं बात करें सेकना। सेकना क्या होता है? यह एक अप्रत्यक्ष सूखी उष्मा का उपयोग करके ओवन में खाना पकाने की एक विधि है। और यह सेकने और भूनने की बात करें तो यह सेकने के समान है, लेकिन आमतौर पर इसमें सेकने की तुलना में अधिक उष्मा पैदा होती है। वहीं तलने की बात करें तो तलना क्या होता है? यह तेल या अन्य वसा पदार्थों में भोजन पकाने की एक तकनीक है। तो इसमें से खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है? भाप से पकाना, क्योंकि पोषक तत्व जो हैं वो सब उसी भोजन में मौजूद रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे कि वायु प्रदूषण पर अध्याय पढ़ाने के लिए विज्ञान के 4 अलग अलग शिक्षकों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया। उनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है इस प्रश्न में कि वायु प्रदूषण का अध्याय जो है पढ़ाने के लिए विज्ञान के 4 शिक्षक हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग किया। और उसमें से सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? अध्याय को पूरा करने के बाद प्रासंगिक अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, छात्रों को वायु प्रदूषण पर एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, छात्रों को दिवाली से पहले और बाद में वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के अलावा निष्कर्षों की एक तालिका तैयार करने के लिए वायु के नमूने एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों को पुस्तक के अध्याय को ऊंची आवाज़ में पढ़ने और कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए कहना। तो वायु प्रदूषण होता क्या है? तो वायु प्रदूषण क्षोभ मंडल के प्रदूषण को संदर्भित करता है, जिसमें होता क्या है, जिसके भीतर अधिकांश प्रदूषकों का जीवन काल काफ़ी सीमित होता है। इससे पहले कि वे बारिश से धुल जाएं, अपक्रिया द्वारा हटा दिए जाते हैं, ज़मीन पर जमा हो जाते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे कि वायु प्रदूषण पर अध्याय को पढ़ाने के लिए छात्रों को वायु प्रदूषण पर एक दस्तावेजी फिल्म दिखाने वाले सबसे उपयुक्त दोस्तों नहीं है, बल्कि यहाँ पे सबसे उपयुक्त दोस्तों क्या होगा कि छात्रों को दिवाली से पहले या बाद में वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के अलावा निष्कर्षों की एक तालिका तैयार करने के लिए वायु के नमूने एकत्र करने के लिए कहना। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट जवाब होगा।
चलिए अगले प्रश्न में, एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा हो या निम्नलिखित व्यवहार जो है वो दिखा रहा हो। ठीक है, पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, अत्यधिक बात करना, सक्रियता या आक्रामक व्यवहार। तो एक शिक्षक जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान जो है किस तरीके से कर सकता है, तो जब बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार कर रहा हो। ठीक है, कैसा व्यवहार? आक्रामक व्यवहार। तो आक्रामकता होती क्या है? एक बच्चा जो तनावग्रस्त है वो छोटी मोटी समस्याओं में भी अति प्रतिक्रिया जो है वो कर सकता है, बुरे सपने आते हैं, कंजूस हो जाते हैं या शैक्षणिक प्रदर्शन में भारी बदलाव आते हैं, तो वह आक्रामकता की एक उच्च डिग्री दिखा सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे जब तनाव में होते हैं तो शारीरिक आक्रामकता जैसे काटने, लात मारने या मौखिक आक्रामक जैसे चिल्लाना के साथ प्रक्रिया जो है कर सकते हैं। उन्हें उन कार्यों को पूरा करने में कठिनाई होती है जिनके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों के साथ भी बात करने से मदद नहीं मिलती है तो किसी विशेषज्ञ या चिकित्सा से परामर्श करें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करने की बात की जा रही है, तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान तभी हो सकती है जब बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार कर रहा हो। ठीक है, और स्कूल में एक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करने के लिए अन्य कई तरीके हैं दोस्तों, उसको भी जान लीजिए कि शारीरिक लक्षण, भूख में कमी, खाना पान में अन्य बदलाव, सिर दर्द होना, बार बार बिस्तर पर लेटना, बुरे सपने आना, नींद में गड़बड़ी इत्यादि चीज़ जो है दोस्तों तनावग्रस्त बच्चे की पहचान होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है। और इस प्रश्न पूछा रहा है कि जल के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ने देखा है कि एक खाली स्टील का कटोरा जो है तैरता है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील जो है पानी में डूब जाती है। इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि देखिए, जल के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति जो है देखती है कि खाली स्टील का जो कटोरा है वो तैरता रहता है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील जो है वो पानी में डूब जाती है। कारण क्या है? ठीक है, स्टील के कटोरे पर लगने वाला बल उसके भार से अधिक होता है, जबकि लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार से कम होता है। लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार से अधिक होता है, जबकि स्टील के कटोरे पर लगने वाला बल उसके भार से कम होता है। लोहा पानी से भारी होता है और स्टील पानी से हल्का होता है। लोहा पानी से हल्का और स्टील जो है पानी से भारी। तो इसमें दोस्तों ये जो आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल गलत हैं, इसको तुरंत आप काट दीजिए। लोहे के कील जो है पानी में डूब जाते हैं, लेकिन स्टील का कटोरा जो है तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? बता दें आप सभी को कि लोहे के कील स्टील के कटोरे द्वारा विस्थापित पानी की तुलना में कम मात्रा में पानी को विस्थापित करता है। साथ ही स्टील के कटोरे पर लगने वाला जो बल है उसके भार से अधिक होता है। स्टील के कटोरे पर जो बल लगता है उसके भार से क्या होता है? अधिक होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार से कम होता है। तो इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी के प्रसार की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां जो है पर ध्यान दिया है। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलर, टंकियों को साफ रखें। अगर पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। खुद को बचाने के लिए जाली का इस्तेमाल करें। पोस्टर का उद्देश्य किसके प्रसार के बारे में जागरूकता पैदा करना। दोस्तों यहाँ पे एक पोस्टर पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, कि इसमें लिखा गया है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलर, टंकियों को साफ रखें। अगर पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो गया है तो फिर वहाँ पे तेल का छिड़काव करें और खुद को बचाने के लिए जाली का इस्तेमाल करें। पोस्टर का उद्देश्य किसके प्रसार में जागरूकता पैदा करना है? चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, आंत ज्वर, हैजा, डेंगू, जापानी इन्फेलिटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि यहाँ पे मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों की, तो डेंगू और जापानी इन्फेलाइटिस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, बर्तन के पानी को या कूलर और टंकियों को साफ रखें। अगर कहीं पर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे तेल का छिड़काव करें। बिल्कुल, तो यहाँ पे दोस्तों जो बात की जा रही है मलेरिया, डेंगू या जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारियां होती हैं उसकी रोकथाम के लिए मच्छरों के फैलने की अनुमति जो है नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है दोस्तों? मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए यहाँ पे बात की है डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 5 का राकेश आमतौर अपना दत्त कार्य जो है समय पर ईवीएस शिक्षक को जमा नहीं करता। सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो एक ईवीएस का बच्चा है जो कि समय पर जो है अपना जो दत्त कार्य है उसको समय पर ईवीएस शिक्षक को जमा नहीं करता है, तो सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय कौन सा है कि इसे प्रचार के संज्ञान में लाएं, उसे खेल कक्षा में जाने से रोकें, राकेश की अनियमितताओं का पता लगाएं और उसे परामर्श प्रदान करें, माता पिता को उसकी अनियमितताओं के बारे में एक लेख लिखें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण और उसके भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों और मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों की प्रकृति और विशेषताओं के व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन को संदर्भित करता है। वहीं अगर बात करें कि यहाँ पे राकेश जो है वो समय पे अपना दत्त कार्य जो है वो उपस्थित नहीं करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय यही कि राकेश की अनियमितताओं का पता लगाएं और उसे यहाँ पे परामर्श देने की बात की जा रही है कि उसको क्या करें, परामर्श जो है वो प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक को निम्नलिखित में मदद मिलेगी। राकेश के प्रति अधिक सतर्क होने में, राकेश की समस्याओं के आधार को पहचानने में और सही तरीके से उचित मार्गदर्शक के साथ उसकी सहायता करने में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुछ समय के लिए ताज़ा कैसे रखा जा सकता है, यह सिखाते हुए राधा ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित तकनीकों की गणना की है। किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक किस प्रकार से रखा जा सकता है, ताज़ा रखा जा सकता है, यह सिखाने के लिए राधा ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित तकनीकों की गणना की। जैसे ऐसे किसी प्याले में डालिए और प्याले को ठंड जल वाले खुले बर्तन में रखिए, इसे एक गीले कपड़े में लपेटिए, इसे धूप में खोलकर फैला दीजिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अंधेरों में रख दीजिए। तो यहाँ पे किसकी ताज़े रखने की बात की जाए तो उपरोक्त तकनीक के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की बात कर रही है? तो प्याज, लहसुन की, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल। तो यहाँ पर बात करें उचित संसाधनों का उपयोग करके भोजन को आप जो है अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए अलग अलग जो है तकनीक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है अगर हम हरा धनिया को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक गीले कपड़े में उसको क्या करेंगे, लपेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बी वाले तकनीक का उपयोग यहाँ पे किया गया है कि इसे एक गीले कपड़े में लपेटना है। तो यहाँ पे ताज़े धनिया की बात की जा रही है, हरा धनिया जिसको बोलते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें दूध को अगर लंबे समय तक ताज़ा रखना है तो उसे क्या करेंगे, उसे उबाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जो है पका हुआ चावल है तो इसे किसी प्याले में निकालिए और प्याले को ठंड जल वाले खुले बर्तन में रख दीजिए। तो यहाँ पे जो प्याले की बात की जा रही है ए वाले में कि इसे किसी प्याले में डालिए और प्याले को ठंडे जल वाले खुले बर्तन में रखिए। तो यहाँ पे चावल को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है, पके हुए चावल को। ठीक है, और वहीं का अगर हम बात करें तो काजू वाले बर्फी की, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अंधेरे में रख दीजिए, जिससे काजू जो है वो काजू की बर्फी जो है वो ताज़ा बनी रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा है कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय रश्मि को निम्नलिखित चरणों का पालन करना सिखाया गया। किसी भी प्रश्न पत्र का जो है निर्माण करने के लिए तो निम्नलिखित चरणों को जो है वो सिखाया गया है। रश्मि को प्रश्नों को लिखना, प्रारूप तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, रूपरेखा तैयार करना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले प्रश्न का जो है प्रारूप तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद उस प्रश्न की, ठीक है, और उस प्रश्न की क्या है, पहला है आपका ये हो गया कि प्रारूप तैयार करना, वहीं दूसरा क्या है, रूपरेखा तैयार करना, और तीसरा क्या है जान लीजिए कि प्रश्नों को लिखना। क्या करना, प्रश्नों को लिखना, और उसके बाद जो है प्रश्नों का क्या करना, संपादन करना। ठीक है दोस्तों, संपादन करने की जो बात है वो लास्ट है कि प्रश्नों का अंतिम में क्या करना है, संपादन करना है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और लास्ट में थर्ड। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका जो है वो राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को, पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है किस तरीके के पोषण के बारे में
पर अधिक प्रभावी ढंग से बता सकता है। कब? छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए। सामग्री को देखने के बाद शिक्षक को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण जो है देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए। मानव कृत्रिम दंतावली का मॉडल दिखाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए और सामग्री को देखने के बाद शिक्षक को इस पर क्या करना चाहिए? अपना जो है स्पष्टीकरण वो यहाँ पे शिक्षक को देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा की सतह की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है कि जल नहीं, पर्याप्त वायु, ऊंचे पहाड़। जल नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। न वायु न गुरुत्वाकर्षण न जल, कोई वायु नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, चिकनी सतह। तो यहाँ पे बात करें तो चंद्रमा की सतह जो है मृत ज्वालामुखी प्रभाव खंड और लावा प्रभाव से जो है ढकी हुई है। चंद्रमा पर जल और वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास जल और वायुमंडल जो है वो दोनों है। हालांकि चंद्रमा पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है 1/6वां है। वहीं बात करें तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो है 6वां भाग है। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर क्या करती है? खींचती है। तो जल नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़, जल नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ जो हैं वो इसकी विशेषता। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? पहला है आयरन, मलेरिया, रक्ताल्पता, रक्त, आयरन, हीमोग्लोबिन, रक्त अल्पता, आंवला, मच्छर, डेंगू, आयरन गुड़, मच्छर, मलेरिया, रक्ताल्पता और आयरन। तो इसमें से कौन सबसे घनिष्ठ है? तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे घनिष्ठ जो है आपका आयरन है, हीमोग्लोबिन है, रक्त अल्पता है और आंवला शब्दों का एक घनिष्ठ जो है संबंध है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि आयरन, हीमोग्लोबिन और रक्ताल्पता और आंवला। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि घर्षण के बारे में चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने अवधारणा को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए। शिक्षक द्वारा उद्धृत कुछ उदाहरण जहां घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है नीचे दिए गए। पहला है कि हम कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखने में सक्षम होते हैं। वहीं दूसरा है कि हम अपने पैरों और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण ही चलने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है। आगे है कि हम गतिमान वाहन को घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर रोक लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो बात की जा रही है घर्षण की, तो घर्षण होता क्या है? किसी सतह का वह गुण जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है वो घर्षण कहलाता है। घर्षण जो सतहों के बीच सापेक्ष गति का जो है विरोध करता है और इसको हम एफ के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। और घर्षण बल का यासाई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि हम कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही है। वहीं आगे है कि हम जो है अपने पैरों और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण ही चलने में सक्षम हो पाते हैं, भी सही है। वहीं डी वाला जो है कि हम गतिमान वाहन को घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए, बी और डी जो है ये सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा।